आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है इसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य के विकास के बारे में। ठीक है। और इसमें स्तूप, मंदिर, गुफाएं, मूर्तियां, चित्रकला और प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताया गया है। और एनसीईआरटी की आधिकारिक पाठ्यपुस्तक सूची में कक्षा 6 की इतिहास, ठीक है, पुस्तक और पास्ट वन में उपलब्ध है। ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर ये बुक है, बुक का नाम है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत। और जो बुक नंबर 1 उसमें जो है ये चैप्टर है। ठीक है। फिर आता है इमारतें और निर्माण कला। तो प्राचीन समय में लोगों ने अनेक प्रकार की इमारतें बनाई। ठीक है। इसमें शामिल थी स्तूप, मंदिर, गुफाएं, महल, किले और विहार। ठीक है। इन इमारतों से हमें उस समय की वास्तुकला और तकनीकी ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर आता है स्तूप। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। स्तूप के अंदर अक्सर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं से जुड़े अवशेष रखे जाते थे। स्तूप के चारों ओर लोग प्रार्थना करते थे, श्रद्धा व्यक्त करते थे, परिक्रमा करते थे। स्तूप की मुख्य विशेषताएं जो है अंड, गोलाकार गुंबद जैसा भाग, उसे अंड कहा जाता है। हार्मिका, अंड के ऊपर बना छोटा घेरा। यष्टि, हार्मिका के ऊपर लंबा स्तंभ। और छत्र, यष्टि के ऊपर बनी छतरी। और तोरण, प्रवेश द्वार। ठीक है। फिर आता है सांची का स्तूप। सांची मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। सांची के स्तूप की विशेषताएं: विशाल गोलाकार गुंबद, चारों दिशाओं में तोरण, तोरणों पर सुंदर नक्काशी, बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से जुड़े दृश्य। ठीक है। सांची का स्तूप प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। फिर आता है मंदिर। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ। मंदिरों में सामान्यतः गर्भगृह या मंदिरों का सबसे पवित्र भाग होता था। इसमें मुख्यतः देवता की मूर्ति रखी जाती थी। मंडप, यह सभा या लोगों के एकत्र होने का स्थान होता था। बाद में मंदिरों में ऊंचे शिखर, सुंदर मूर्तियां, नक्काशी भी बनाई जाने लगी। ठीक है। फिर आता है गुफाएं। प्राचीन लोगों ने पहाड़ों को काटकर गुफाएं भी बनाई। इनका उपयोग रहने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा के लिए, भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था। ठीक है। फिर आता है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अपनी चित्रकला, मूर्तिकला, बौद्ध विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। फिर आता है चित्रकला। प्राचीन भारत में चित्रकला का विकास हुआ। चित्र में दिखाई देते थे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे। ठीक है। राज दरबार, धार्मिक कथाएं, दैनिक जीवन के दृश्य। ठीक है। चित्रों से हमें प्राचीन लोगों के कपड़े, आभूषण, जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर आता है अजंता की चित्रकला। अजंता की गुफाओं में बनाई गई चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, राजाओं और रानियों के चित्र, सामान्य लोगों के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं। चित्रकारों ने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया था। ठीक है। फिर आता है किताबें और साहित्य। प्राचीन भारत में लोग अनेक भाषाओं में साहित्य लिखते थे। मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत, प्राकृत, तमिल। ठीक है। साहित्य से हमें उस समय के धार्मिक विचारों, सामाजिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था और लोगों की मान्यताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर आता है संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इनमें शामिल हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, महाभारत। महाभारत एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है। इसके रचयिता परंपरागत रूप से वेद व्यास माने जाते हैं। इसमें कौरवों और पांडवों का संघर्ष, कुरुक्षेत्र का युद्ध, अनेक धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है। फिर आता है रामायण। रामायण एक प्रसिद्ध प्राचीन महाकाव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है। इसमें राम के जीवन, वनवास, सीता के अपहरण, लंका विजय से संबंधित कथाएं हैं। ठीक है। फिर आता है जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं। इन कथाओं में नैतिक शिक्षा, पशु पक्षियों की कहानियां, अच्छे आचरण का महत्व बताया गया है। जातक कथाओं से हमें प्राचीन समाज और लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है। ठीक है। फिर आता है तमिल साहित्य और संगम साहित्य। दक्षिण भारत में तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य विकसित हुआ। ठीक है। संगम साहित्य में प्रेम, युद्ध, वीरता, समाज, व्यापार, राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। फिर आता है किताबें कैसे लिखी जाती थी। तो प्राचीन समय में छापा खाना नहीं था। लोग लिखते थे ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, लकड़ी की पट्टियों पर, कपड़े पर। लेखक और लिपिक हाथ से पुस्तक लिखते थे। ठीक है।
फिर आता है पांडुलिपियां, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, कभी कभी चित्रों से सजाई जाती थी। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए उन्हें सावधानी से रखा जाता था। ठीक है, फिर आता है इमारतों और किताबों से इतिहास की जानकारी। ठीक है, इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं। इमारत से जानकारी उनको क्या क्या मिलती है? वास्तुकला, तकनीक, धर्म कला, चित्रों से जानकारी मिलती है, कपड़े, आभूषण, जीवन शैली, धार्मिक विचार। ठीक है, और किताबों से कौन सी जानकारी मिलती है? सामाजिक जीवन, धार्मिक विचार, राजनीतिक घटनाएं, भाषा और साहित्य। ठीक है, फिर आता है महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर से जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक। तोरण क्या होते हैं? स्तूप या किसी स्मारक का सजावटी प्रवेश द्वार। गर्भगृह, मंदिर या सबसे पवित्र भाग जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। मंडप क्या होता है? मंदिर का सभा या एकत्र होने का स्थान। और पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक। जातक, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं। संगम साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य का महत्वपूर्ण संग्रह है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।